चलो आ जाओ बच्चा पार्टी। आज आपको सुपर टीईटी 2019 का जो मैथ वाला पार्ट था उसके जो क्वेश्चन हैं उनको आपको बताएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। पहला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल लगा जी, ध्यान से देखना है सवाल के लिए, ठीक है, मज़ा आएगा। तो सवाल है कि चित्र दिया था, उस चित्र में कहा गया था कि ए बी प्लस के ए सी बराबर 5AD, ए बी प्लस के ए सी बराबर 5AD, ए सी माइनस ए डी बराबर 8 दिए और कहा गया इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि इसकी हम लंबाई चौड़ाई मान के सवाल को करें तो आपकी इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन द्विघात समीकरण में आएंगी और सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें इस बात को ध्यान दो। कभी कभी यदि हम ऑप्शन बाय तरीके से करें सवाल या दूसरे प्रकार से सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं मेथड की अपेक्षा। तो इसमें मेथड यदि आप करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अब कैसे करेंगे तो ऑप्शन देखो, हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सपोज करो आयत का क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन 36 लेके चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जैसे क्षेत्रफल हमारा 36 है तो पक्का है कि लंबाई चौड़ाई आपकी कितनी बन सकती? 6 गुणा 6 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 गुणा 6 का वर्ग बन जाएगा। अब आता है 36 हो, क्या होता है? 9 चौके 36 होते हैं। यदि लंबाई 9 और चौड़ाई 4 मानेंगे तो विकर्ण जो है आपका वो आपका पूर्णांक में नहीं आ रहा है। तो पहले एक नज़र में वे देखो करे कि जहाँ से आपका विकर्ण पूर्णांक में आ जाए, क्योंकि विकर्ण पूर्णांक में आ जाएगा तो हम ये वाली दोनों शर्तों को जल्दी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 से 9 चौके 36 में नहीं हो रहा, 12 3 36 में ही हो रहा, क्योंकि इसमें ध्यान करो करें हमेशा कि जब भी कोई आयत वगैरह हो या समकोण त्रिभुज वगैरह, इनके समकोणी त्रिक होते कैसे? 3 4 5, मतलब लंबाई चौड़ाई यदि 3 और 4 है तो आपका जो विकर्ण है या कर्ण है वो 5 होता है। ठीक है, ऐसे इनकी दूरी 6 8 10 होता है। मतलब यदि तुम्हें याद हुए तो बहुत अच्छी बात होती है किसी सवाल को करने में, इससे हमें कैलकुलेशन बच जाती है। जैसे 5 12 13, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जितने भी तुम ऐसे याद कर सको तो याद करने में फायदा होगा तुम्हें। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये आपका विकर्ण निकल गया था है, इनके हमने दुगने करे, इनके तिगने भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है। ठीक है, 5 12 13 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये भी होता है, ऐसे ये बनते हैं। तो इससे हमें विकर्ण समझने में आसानी हो जाती है। तो पहला ऑप्शन हमने छोड़ दिया अपने लिए। 50 का मतलब क्या होता है? यदि क्षेत्रफल 50 है तो 25 दूनी 50 या 10 पंचे 50, 25 और 2 लेंगे, देख लो 25 2 से कहीं पे भी आपका विकर्ण सही नहीं आता है। 10 5 लेंगे तो 10 5 में भी नहीं आता, देखो 5 के संगे 12 होता है, तो इसको भी हमने 1 मिनट के लिए छोड़ दिए, दोनों ऑप्शन कट कर दिए। 60 पे गौर करें, 60 मतलब 12 पंचे 60, 60 यदि क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करें तो 12 पंचे 60, मतलब 12 हमने लंबाई मान ली, 5 हमने चौड़ाई मान ली, क्योंकि तभी तो आपका क्षेत्रफल 60 बनेगा ही बनेगा। 12 पंचे 60, क्षेत्रफल आपका 60 हो गया। 5 और 12 देखिए साफ साफ लिखिए कि 5 12 में आपका विकर्ण कितना होता है? 13 होता है। तो जब हमारे साथ अच्छी प्रैक्टिस होती है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि विकर्ण आपका 13 होगा। अब विकर्ण 13 हमारा पूर्णांक मिल गया। अब हम इन चीज़ों को चेक करेंगे। ए सी माइनस ए डी बराबर 8, यदि ये बी सी 5 है तो जे भी तो 5 होगा कि नहीं होगा। अब देख लो ए सी में से ए डी को घटा दिया, 13 में से 5 घटाया, बोलो 8 आ गया कि नहीं आ गया? यानी जे वाली आपकी शर्त पूरी हो गई। ऊपर वाली चेक करें, ए बी प्लस के ए सी, ए बी प्लस के ए सी, ए बी प्लस के ए सी हमने किया, कितना आ गया? तो आपका आ गया 25। कितना आ गया? 25। ए बी प्लस का ए सी किया हमने तो आपका 25 बन गया। बोले काय के बराबर होना चाहिए? 5 ए डी के बराबर होना चाहिए। 5 और ए डी का मान कितना है? 5 मल्टीप्लाई किया 25। हम देख रहे हैं दोनों बात कैसी हो गई? बराबर।
तो इस सवाल को यदि ऐसे आप सोच सके कंपटीशन के नज़रिए से तो आपका सवाल सरल हो जाएगा। यदि आप इसे मेथड से चले जाएंगे तो आपका सवाल फिर लंबा हो जाएगा, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि तुम सवाल में फंस जाओगे, सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंपटीशन में हमें अपनी सारी अप्रोच को ध्यान में रखना पड़ता है कि जब जैसा मौका मिले सवाल को कर सके। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया, इसका आंसर है 60 वर्ग इकाई आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं की, ठीक है, दो शंकुओं की, दो शंकु के बारे में बात कर रहा है, दो शंकु। ठीक है, चलिए हमने मान लिया पहला शंकु और दूसरा शंकु। दो शंकु हैं, जो हो गया पहला वाला शंकु और जो हो गया आपका दूसरा वाला शंकु। सवाल है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है। इनकी जो ऊंचाई है वो कैसी है, 1:4 है। दो शंकुओं की ऊंचाई में 1:4 का अनुपात है और बोले उनके व्यासों का अनुपात, काय का अनुपात, व्यास का अनुपात। उनके व्यासों का अनुपात कितना है, उनके व्यासों का अनुपात दिया था 4:5 है, 4:5 है, व्यास का अनुपात दे दिया। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दिया, इनके व्यास का अनुपात दिया। ध्यान रखना, व्यास का अनुपात इसी को हम कह सकते हैं त्रिज्या का अनुपात। अनुपात दोनों के बराबर होते हैं, व्यास का और त्रिज्या का। तो कभी व्यास का अनुपात दिया है, समझ लो यही आपका त्रिज्या का अनुपात है। ऊंचाई का अनुपात मिल गया, व्यास का अनुपात मिल गया, मतलब त्रिज्या का अनुपात मिल गया। इनके आयतनों का अनुपात पूछा है आपसे, क्या पूछा है, इनके आयतनों का अनुपात बताओ। ठीक है, आयतनों का अनुपात। तो वैसे तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ऐसे हमें इनके अनुपात निकालने हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। जब अनुपात है तो देखो 1/3 से 1/3 कट जाए, पाई से पाई कट जाए। अब कहो r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दो और h से h काट दो, तो फॉर्मूले तो कट जाएंगे, लेकिन हमारे पास इनकी वैल्यू अलग है। व्यास मतलब त्रिज्या कितनी है, 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। ऊंचाई कितनी है, 1, तो 16 गुणे 1 अनुपात। r की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और h का मान कितना है, 4। अब काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। उत्तर कितना आ जाएगा, 4:25 आ जाएगा इनके आयतनों का अनुपात। डन है मामला, देखो फटाफट। तो ऐसे करते हैं जब भी अनुपात वाले सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जब तक आप लिखें इसके लिए। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। ठीक है, सवाल है प्रथम, ठीक है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या, प्रथम 9 प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करने को कहा आपसे। सवाल ये है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या से रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है, या इसको लेके आपका गुणनफल है, योगफल है, एवरेज, कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकते हैं ऐसे। तो जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण बात होती है या जो हमसे गलती होती है कि जब संख्या लिखते हैं 9, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लिख देते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है, और फिर 11, फिर 13, ठीक, फिर 17, 19, कितनी हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 19 के बाद 20, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, ठीक है। ऐसे हम अपनी संख्या बना लेते हैं कि सब ये हमारी 9 संख्या होगी।
और हमारा सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें दो बड़ी गलतियां हैं। सबसे बड़ी बात जो एक होती है, एक ना तो ये भाज्य होती है, ठीक है, ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, ठीक है। एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में है, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में, ठीक है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, पहली गलती, तो एक को नहीं लेना है। दूसरी गलती जो सबसे बड़ी गलती है कि सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है, इसलिए यहाँ पे आपकी दो गलती हो गई कि एक को हमें लेना नहीं था और जहाँ पे हमने 3 को लिया, ठीक है, तो 3 तो सही है, एक किया कितना आना था हमारा, 2 आना था, क्योंकि सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया था, सबसे छोटी आवाज संख्या बताओ, तो क्या होती है, 2। संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए, इनका हमसे औसत पूछा तो पहले निकालना हमें योगफल। क्या निकालना हमें, योगफल निकालना है। कर लीजिए इनका योग, तो 2 और 3 5, 5 10 और 7 17, 10 27 28, 10 38 और 3 41, 51 7 58, 68 68 और 9, और इसमें 23 जोड़ना है, फिर 17 की साल 1 77, उसमें 23 और जोड़ देंगे तो 100 हो गया, ठीक है। इनका टोटल आपका कितना हो गया, 100 हो गया। इनका टोटल आपका 100 बन गया। और औसत कैसे निकालते, औसत बराबर होता है कि सभी संख्याओं का योगफल बटे जितनी संख्या होती है। संख्या कितनी है, 9, तो 9 का भाग आप 100 में लगाएंगे तो आपका 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 उसमें दिया है आपका सही है। तो इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याओं वाले औसत कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात केवल यही है कि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, और सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है, ठीक है। डन। चलिए, अब एक सवाल आया था, वर्ग वर्गमूल कह लो चाहे घातांक करनी कह लो, कुछ भी समझ लो, उसका सवाल है कि यदि अंडर रूट में 2916 बराबर दिया है 54, ठीक है, अंडर रूट के 2916 का मान 54 दिया है, तो आपसे कहा गया है कि 29.16 प्लस 0.2916, ठीक, प्लस 0.002916 और प्लस 0.0000 और 2916, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, जब 2916 का वर्गमूल 54 है तो इसका वर्गमूल भी कितना होगा, 54 होगा। अब दशमलव का ध्यान रखो, जब किसी का रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल में जस्ट आधा हो जाता है। यदि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 2916 वही संख्या लिखी, मतलब मामला तो 54 पे ही आके रुकेगा, लेकिन यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक वाला जाएगा। संख्या में जितने अंक बाद दशमलव होता है, वर्गमूल करने पर उसका जस्ट हाफ कर देते, आधा कर देते हैं। यहाँ पे 6 अंक बाद दशमलव है तो 54 तो लिखे जाएंगे, लेकिन आपको 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर 8 अंक बाद है, 54 तो लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लिखा जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है, प्रेम से जोड़ दीजिए। 5.4, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, संख्या जहाँ पे जा रही तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 हो गए, ये 9 हो गए, ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए। आंसर आ गया 5.994। आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है
तीन संख्याओं का योग 98 है। बोला तीन संख्या का योग 98 है। तीन संख्याओं का योग दिया है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 98 है। तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी के बीच में अनुपात 2:3 है। हमने मान ली एक संख्या ए हो गई, एक संख्या बी हो गई, तो ए अनुपात बी उन्होंने दिया है। पहली और दूसरी के बीच में अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरे के बीच में मतलब B/C बराबर, दूसरी और तीसरे के बीच में अनुपात कितना है? 5:8। B के नीचे B लिखा तो यहाँ होगा ऐसा 5:8 है। ठीक है, तो A/B हो गया और B/C हो गया। ठीक है, और कहा गया है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ अनुपात बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, हमें बनाना है A/B/C। कैसे बनाते ध्यान देना, एक जगह जे खाली है और एक जगह जे खाली है, दोनों जगह खाली है। तो मतलब जे यहाँ पर इनके घर समझ लो और जो बगल का प्लॉट खाली है, तो बताओ बगल के प्लॉट पर कब्जा कौन सा करेगा? हमेशा पड़ोसी करेगा कि नहीं करेगा? तो इन्होंने, इन तीन ने इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया और इन 5 ने इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ के प्लॉट पर कब्जा हो गया। अब आप बना सकते हैं A/B/C बराबर 5 दूनी 10, 5 3 15 और 8 3 24। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया A/B/C बराबर 10:15:24। योगफल दिया था 98, योगफल दिया था 98 और यहाँ पे हम योगफल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाए? 20, 30, 40, 45, 49 हो गया। जे योगफल है और यहाँ पर योगफल हम देख रहे हैं 49 हो रहा है, तो योगफल के बटे में योगफल लिखेंगे। वैसे योगफल 98 है, अनुपाती योगफल 49 हो गया, तो 98 के बटे 49। ठीक है, क्या ज्ञात करने वाली है? दूसरी वाली संख्या। दूसरी वाली संख्या याद करना है तो हम 15 गुणा कर देंगे। ठीक है, पहली याद करना होगा 10 का गुणा कर देते, 49 दूनी 98 हो गए और 15 दूनी 30। तो ये आपका सवाल हो गया। संख्या पद्धति कहलाए, औसत संख्या पद्धति कहला कि योगफल दिया है, अनुपात समानुपात का भी कह सकते हैं क्योंकि अनुपात दिया है। तो अनुपात समानुपात में कई सारे टॉपिक मिल जाते हैं कि जहाँ पर रेशो बनता है तो वो उसमें पहुँच जाता है, संख्याओं की बात होती है तो वो संख्या पद्धति पहुंच जाती है। मतलब ये सवाल आपका 2 चैप्टर को कवर करता है। डन है मामला? वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है कि यदि R त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज B निर्मित है तो उसका परिमाण बताओ। R त्रिज्या का एक वृत्त है, सपोज करो जे एक वृत्त हो गया, जे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, जे इसका केंद्र हो गया, जे इसका केंद्र हो गया और इसके अंतर्गत एक समषटभुज बनना है। क्या बनना है? समषटभुज। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर जे आपकी त्रिज्या है और जे आपका व्यास बन गया। ठीक है, समषटभुज मतलब 6 हिस्सा करना है। कितने हिस्सा करना है? 6 हिस्सा करना है। ठीक है, देख लो कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6। हमारे में कोई थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, कोई छोटा दिख रहा होगा। ये मान के चलना कि सभी हिस्से बराबर हैं, सभी हिस्से बराबर हैं और इसके अंतर्गत एक समषटभुज बनना है। क्या बनाना है? इसके अंतर्गत समषटभुज मतलब इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। ये बन गया आपका समषटभुज। ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो बोले इसका परिमाप बताओ। इस समषटभुज का क्या बताना है? परिमाप।
तो सोचने वाली बात होती है कि जब किसी वृत्त के अंदर एक समचतुर्भुज बनता है, जब किसी वृत्त के अंदर एक समचतुर्भुज बनता है तो इसके अंतर्गत 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक वृत्त के अंतर्गत जब कभी समषटभुज बने, समषटभुज समान 6 समान भुजाओं का एक आकृति बने, समषटभुज कहते हैं। तो ऐसा बनाने पर आपको 6 समबाहु त्रिभुज मिल जाते हैं। कितने समबाहु त्रिभुज? 6। जैसे ये आपका इनको मिलाएंगे इस टाइप से तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस प्रकार से पूरे पूरे 6 बन जाते हैं। ठीक है। जब 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं तो इनका हमें समषटभुज का परिमाप बताना है। देखो ये त्रिज्या r है तो ये भी त्रिज्या r है, और समबाहु त्रिभुज तो ये भी r हो गई। मतलब समषटभुज की भुजा कितनी आ गई? समषटभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई? r आ गई। आ रही बात समझ में? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि जे आर है तो जे आर और जे आर। तो मैं याद रखने वाली बात क्या है कि समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, प्रत्येक बराबर होते हैं। जैसी त्रिज्या उन्होंने दी है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो समषटभुज की भुजा कितनी बनेगी? आर। इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। यदि ये आर है तो 6 भुजाएं हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 6r। बस इतनी सी बात थी और आपका सवाल डन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। अगला सवाल देखो, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। बढ़िया सवाल है, ओरल ही है लेकिन फिर भी सुन लो। किसी त्रिभुज में उन्होंने कहा है अंतः केंद्र, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र को, ठीक है, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस अंतः केंद्र के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः केंद्र। तो आप समझ लो कि अंतः केंद्र होता क्या है। ठीक है। जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, कैसे भी बना लो। तो किसी त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, किसी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उन तीनों कोणों के अर्धक, उन तीनों कोणों के अर्धक, जैसे मान लो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। अर्धक मतलब इनके कोण को 2 भागों में बांटने वाली रेखाएं कोण के अर्धक कहलाते हैं। तो इन तीनों कोणों के अर्धक हम खींचते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक हम खींचते हैं और कोणों के अर्धक जाके जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक ये आपके बराबर कोण हो जाते हैं, ये आपके बराबर कोण बन जाते हैं तीनों। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के जो अर्धक होते हैं, वो अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो पहला ऑप्शन था अभिलंबों से। तो अभिलंब मतलब तो लंब होते हैं, ये आपके लंब नहीं कहलाते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अभिलंबों से, गलत हो जाएगा। दूसरा है कोणों के अर्धकों से, मामला डन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके कोणों के अर्धकों से। तीसरा ऑप्शन था माध्यकों से, नहीं ये भी नहीं होगा। भुजाओं के लंब अर्धक से, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो आपका जो अंतः केंद्र बनता है हमेशा कोणों के अर्धकों से बनता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, ठीक है, केंद्रक होता है, लंब केंद्र होता है। ये सारे केंद्र होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये आपके हमने अंतः केंद्र के बारे में बता दिया। अगला बहुत अच्छा सवाल आया था। अगला सवाल है 1001 का, ठीक है, और आपसे क्यों पूछा था। क्या पूछा था? क्यों पूछा था। ठीक है। वैसे तो हम करें तो 1000 + 1 इसका हम क्यों करें तब जाके आपका सवाल हो पाता। और इसको सभी पैटर्न बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? पैटर्न बेस कहलाता है
तो बताइए 11 का क्यू कितना होता है? 11 क्यू 1331 होता है। और इन्होंने बीच में 2 जीरो डाल दिए, तो हम भी इनके बीच में 2 जीरो डाल देंगे। साहब जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, जी आपका आंसर आ गया। तो 1001 का क्यू निकालना था, तो 11 क्यू 1331 होता है, और 2 1 के बीच में ने 2 जीरो डाले हैं। 2 संख्याओं के बीच में 2 जीरो डाले, हमने हर बार 2 संख्या के बीच में 2 जीरो डाल दिए। ये पैटर्न बेस कहलाता है। कि आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 20% बोले 120 है। ठीक है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो बोले उस संख्या का 120% बताओ। क्या बताना हमें? उस संख्या का 120% ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसको यदि आप वो एक लाइन में करना चाहते हो, समझो 20% 120 है, तो जल्दी बताओ 120 काय के बराबर भी है? 20 के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम नियम बताते हैं हमेशा कि जो है वो नीचे लिखा जाता है। किसी संख्या 20% 120 है, तो 120 काय के बराबर है? 20% बराबर, तो 120 के बटे में 20 आ गया। मतलब जो है वो हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, और जो ज्ञात करना होता है उसका गुणा कर दो। ठीक है, आपको ये वाला लॉजिक बहुत जगह काम आएगा। जो है वो बटे में लिखो, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर दो। किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120 काय के बराबर हो गया? 20% के बराबर। उस संख्या 120% ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर दे। तो जो है वो बटे में, जो ज्ञात करना है उसका गुणा। परसेंट से परसेंट कट गया, 20 छक्के 120 हो गए, और 12 छंग 72, 720 आपका आंसर आ गया। डन। तो जी आपका बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो हमने आपको इस पार्ट में इतने सवाल बताए, इनकी आप प्रैक्टिस करना। अगले पार्ट में सुपर टीईटी के जो 6 क्वेश्चन बचे उनको लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।